सभी को जय हिंद। हाँ बिल्कुल, आज राम का दिन है तो सभी को भैया राम राम। और आज की जो शुरुआत होनी है वो बायोलॉजी की शुरुआत होनी है। कल केमिस्ट्री का एक चैप्टर अधूरा रह गया था तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसको कंप्लीट कर दिया। तो आज से हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी की शुरुआत जो होगी वो बायो मॉलिक्यूल से होगी, जैव अणु से होगी। ठीक है, देखिए बायोलॉजी की जब शुरुआत की जाती है तो दो ही टॉपिक होते हैं जहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है। एक टॉपिक होता है जहाँ से कोशिका से शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार आप लोगों में केमिस्ट्री के रुझान आ चुके हैं, केमिस्ट्री आप समझ चुके हैं, तो बायोमॉलिक्यूल से आसानी रहेगी। देखिए अगर हम जैव अणु की बात करें ना, तो बायोमॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। एक ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलेगी, ऐसे जैव अणु हैं जिनसे हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो जिन जैव अणुओं से ऊर्जा की प्राप्ति होनी है ना, ऊर्जा प्रदान करने वाले, उनको हम अलग कर लेंगे, ऊर्जा प्रदान करने वाले। और जिनसे हमें एनर्जी गिविंग, एक हो जाएंगे एनर्जी गिविंग बायोमॉलिक्यूल जो ऊर्जा प्रदान करेंगे। और जो दूसरे होंगे ना, हाँ, जो संरचना बनाएंगे, संरचना में मदद करेंगे। ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, नॉट एनर्जी। अब इनमें बात करते हैं। देखिए जब हम ऊर्जा की प्राप्त, ऊर्जा देने वाले की बात करेंगे ना, तो इसमें एक कार्बोहाइड्रेट आता है। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आपके पास विटामिन आता है, और तीसरा आपके पास प्रोटीन आता है। ये तीन ऐसे हैं ना जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। कौन कौन से? ये तीनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बिल्कुल आवाज आ रही है ना मेरी? राम राम। बिल्कुल, बायोलॉजी अभी स्टार्ट हुआ। हाँ, इनसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन। यहाँ पर क्या आएंगे? यहाँ पे विटामिन आएंगे, विटामिन। और क्या आएंगे? फाइबर, जिनके बारे में पढ़ना तो नहीं होता, रेस से लिखते हैं। इसके अलावा वाटर आता है, वाटर। और मिनरल्स आता है, खनिज। ये सारी चीजें आती है। ठीक है, ये सारी चीजें आती है। कोई डाउट तो नहीं? हाँ, क्या हो गया? रोशन शर्मा जी अच्छा, हो रहा है बहुत है, मतलब नहीं समझे आप। क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग? मैं एक बार देख लूं, कमेंट जो है आप लोगों के बड़े कीमती होते हैं। भोला सर एक बात बोलिए। अच्छा जी। अरे आज जो हम लोग के टेक्निकल वाले मित्र हैं ना, वो नहीं आए हैं, वो लोग पूजा करने चले गए हैं। तो आज टेक्निकल लोगों के स्ट्राइक है। स्ट्राइक का मतलब उन सभी लोगों का पूजा करना है। तो जो टीचर है आज वही अपना क्लास स्टार्ट किए। तो इसमें मिस्टेक हो रहा था, क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, फिर सत्यम सर को बुलाया गया। ठीक है, तो आज ये जिम्मेदारी हम ही लोगों के ऊपर थी, क्या बताऊं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कैमरे के पीछे की होती है। ठीक है, हाँ, ये बात है। अब एक बात सोचिए ना, अच्छा विटामिन दो बार लिखती है कहाँ? अच्छा यहाँ पे भी विटामिन है। ओके, बात समझ गए ना मेरे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हटा दिए हम। हाँ, थैंक यू बताने के लिए। ओके, बात समझ गए ना? अब देखिए एक बात समझिए, एक बात, छोटी सी बात समझिए। मान लीजिए कि ये जो क्लास है, ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में थोड़ी 10 मिनट क्लास लेट हो रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गैप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि संडे है तो मैं, जिस दिन बेहद जरूरी काम होगा उसी दिन। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और मैं लखनऊ में हूँ। अयोध्या कितना समीप है, चारों तरफ उत्सव है, हर जगह कुछ न कुछ बहुत सारे कार्यक्रम लगे हैं।
लेकिन आपकी क्लास स्थगित नहीं होगी, आप खुद से देख सकते हैं। तो इसके लिए तो थोड़ा बहुत क्लैपिंग व्लैपिंग कर ही सकते हैं आप, ठीक है। चलिए कि इन सभी के साथ हमें एक्स्ट्रा काम करना है, जो भी एक्स्ट्रा काम है इन सभी के साथ हमें करना है ना। चलिए, तो ये आप जय वड़ु के बारे में देख रहे हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले। अब इसमें से किसको पढ़ना है, किसके बारे में हम शुरुआत करेंगे, ठीक ना। हाँ, अब देखिएगा, विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। विटामिन यहां पर गलती से लिख गया था, विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। ओके, अब बात आगे करते हैं, इसमें से किसको लेके शुरुआत करें। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि शुरुआत किससे की जाती है। अक्सर विटामिन से शुरुआत की जाती है, लोग विटामिन से पढ़ते हैं। हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से। और आइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएं, क्या होगा कार्बोहाइड्रेट और इसको कैसे समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट, तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, कैसे इसको समझा जाए। तो कार्बोहाइड्रेट का बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, ये क्या होता है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होता है। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीट, इसकी मैं बहुत सारी परिभाषाएं बताऊंगा, अभी घबराइए नहीं। एक इंग्लिश में परिभाषा है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को ही हम क्या कहते हैं, बिल्कुल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को ही हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इसी को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल एल्डिहाइड। सर रेलवे में क्लास में पढ़ लिया हूँ आपसे जीव विज्ञान, क्या फिर से पढ़ना जरूरी है। विपुल कुमार जी, कोई जरूरी नहीं है। अगर एक बार मेरे भाई आपने नोट्स बना लिए है ना, तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे नोट्स में एक खासियत होती है कि हर बार कुछ नया मिलता है, ठीक है। कुछ भी अगर बढ़ेगा तो आप उसको बढ़ाते चलिएगा, ठीक ना। बस आप एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। ओके, हाँ बिल्कुल। हाँ कविता जी एकदम नमस्कार, एकदम हिंदी में भी लिख देंगे। एक आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे लाल, ठीक है। हाँ मैं कर दूंगा, हाँ बिल्कुल। ओके, आगे चले ना। हाँ, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा बनता है, क्या बनता है इसके अलावा एक परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट का ही एक और परिभाषा बनता है। देखिएगा कितना छोटा नाम है, हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। नाम में देखिए कार्बन और जल लिखा हुआ है, हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जल योजित कार्बन को क्या कहते हैं, जल योजित कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जल योजित कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या देखिएगा, ये आप समझ गए जल योजित कार्बन को। आइए आपके साथ मैं बनाता हूं, ये देखिए ये जल है भाई, मेरे सारे लोग एक साथ देखिएगा, ये जल है और ये कार्बन है, जल और कार्बन है, ठीक है। और इसी में एन से हमने गुणा कर दिया, तो एन से गुणा कर दिया, ये इसका देखिएगा, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया।
CnH2nOn, ये क्या हो गया, ये ग्लूकोज का सूत्र, ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र हो गया, कार्बोहाइड्रेट का ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया CnH2nOn। ठीक है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला हो गया। अब यहां पर N का मान कहां से शुरू होता है, 3 से, 4 से, 5 से। N का मान 3 से शुरू होता है। N का मान किससे शुरू होता है, 3 से शुरू होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आइए यहां पर, ठीक है, हाँ यहां पर हम शुरुआत करते हैं आपके लिए। 1 2 से क्यों नहीं, 1 2 से जब भी शुरुआत करते हैं जयपाल जी, तो कार्बन की चारों संयोजकता भी नहीं भर पाती है, और वो कार्बन जो होता है ना, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने लगता है, लाइट को रोटेट करने लगता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट जो प्रकृति में पाए गए, वो जैसे पाए गए वो 3 से ही, उनमें सबसे कम कार्बन 3 ही हुए। तो केमिकल जो कंपाउंड होते हैं ना, रासायनिक यौगिक जो होते हैं, वो रसायन, पहले तो केमिस्ट्री ही ऐसे पढ़ी जाती है, जैसे मिलता है वैसे पढ़ते हैं। फिजिक्स में क्या है, पहले सिद्धांत और उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो बात है। हाँ, प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहाँ पर मेरे भाई एक बात आती है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ, कहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, ये तीनों प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। जो पहला प्रकार है ना, इसको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं, मोनोसेक्राइड्स। दूसरे को हम डाइसेक्राइड्स कहेंगे, डाइसेक्राइड्स। और तीसरे वाले को हम हाँ, तीसरे मोनोसेक्राइड, नहीं नहीं, ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं, सॉरी। दूसरे वाले को ओलिगोसेक्राइड, और तीसरे वाले को हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। अब इसी के उदाहरण पूछा जाता है डायरेक्ट, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड। अब ओलिगो में ही डाइसेक्राइड आता है, जो डाई और डाइसेक्राइड और इसके एग्जांपल आते हैं ना, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स, वो ओलिगो में आते हैं। लेकिन ओलिगो में एक ही ज्यादा पढ़ा जाता है, डाइसेक्राइड। अब ये मोनोसेक्राइड क्या है, आइए बात करते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स में होते क्या है, तो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे इकाई होती है। ठीक ना, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटी इकाई होती है। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। और ये क्या होती है, पॉलीसेक्राइड के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो पॉलीसेक्राइड में हजारों लाखों मोनोसेक्राइड होते हैं। ठीक ना, अब देखिएगा, ओलिगोसेक्राइड के बारे में बात करें। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, अब इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। हमने क्या देखा, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं ना, ओलिगोसेक्राइड में कार्बोहाइड्रेट की जो संख्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की, इसमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या 2 से 9 के मध्य होती है। 2 से 9 के मध्य होती है। इसमें ओलिगोसेक्राइड में कार्बोहाइड्रेट की संख्या कितनी होती है, 2 से 9 के मध्य। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या
इसमें जो होती है ना कार्बोहाइड्रेट की संख्या वो हजारों में होती है। 100 से लेकर 1000 तक, 1000 तक होती है। ठीक है, 1000 क्या मतलब बहुत ज्यादा ही समझो होती है। पॉलीसेकेराइड बहुत ज्यादा ही होती है। और यहाँ पे 2 से 9। अब यहाँ पर क्या है ना, अब इनके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे एक एक करके। ठीक है, बात समझ में आई तो आप, हाँ, अरे रुको भाई, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। अरे भाई अभिषेक ठाकुर रुक जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, वहां पहुंचूंगा, काहे परेशान हो। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हुई। 3 प्रकार के हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब यहां पर जो चर्चा आपकी होगी ना मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, मोनोसेक्राइड की, मोनोसेक्राइड्स की बात करेंगे। सुभाष क्या हुआ? सुभाष क्या कह रहे, क्यों लिखने में बिजी रहते हो, किसको कह रहे, हमको? ऐसे ही बात किया जाता है क्या? हुँ? ऐसे ही बात किया जाता है। अब देखिएगा मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसेक्राइड में आप समझिएगा, मैंने आपसे कहा था कि मोनोसेक्राइड 2 प्रकार के होते हैं। मोनोसेक्राइड की डिफिनेशन जो दी थी पहले, कार्बोहाइड्रेट की जो डिफिनेशन दी थी उसमें क्या दिया था, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्राइड, हाँ क्या होता है, एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखिएगा, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, जिसमें एल्डिहाइड समूह हो, जिस कार्बोहाइड्रेट में, जिस मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड समूह हो, उसको हम कहते हैं एल्डोज। उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोज, एल्डोज बोलते हैं। और जिसमें कीटोन समूह उपस्थित हो, अब जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटोन समूह हो उसको कहते हैं कीटोज। अब ये चीज हम केमिस्ट्री में आपको पढ़ा चुके हैं कि एल्डिहाइड समूह क्या होता है और कीटोन समूह क्या होता है। याद करिए, एल्डिहाइड समूह ऐसे बनाते थे, एल्डिहाइड समूह में क्या लिखते थे, यहां पर हाइड्रोजन लिखते थे। और ये कीटोन का समूह है, तो कीटोन के समूह ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। तो अगर आपके पास कीटोन समूह है, अगर मोनोसेक्राइड के पास कीटोन समूह है तो कीटोज, एल्डिहाइड समूह है तो एल्डोज। आखिरकार मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखते चलिए। सबसे अगर n बराबर 3 होगा ना तो इसको ट्राइओज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइओज। तो एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्राइओज बन जाता है। अच्छा, n बराबर अगर 4 होता है ना तो इसको बोलते हैं एल्डो टेट्रोज। क्या बोलते हैं, एल्डो टेट्रोज। n बराबर 5 हो तो आप बताइए क्या होगा, n बराबर 6, बस इतना ही बता रहे, एल्डो टेट्रोज हो गया, एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज। और एक होगा एल्डो हेक्सोज, एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज। अगर यहां पर कीटोन समूह है तो इस हिसाब से बनेगा। अब देखिएगा n बराबर अगर 3 है, यहां पर क्या है, n बराबर 3 है तो क्या बनेगा, कीटो ट्राइओज। अब ये क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे बस केवल ग्लूकोज वाली जो बात भाई साहब कह रहे थे वही मैं खुद ही समझाता, उसी को समझाने के लिए बात बता रहा हूं। कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो पेंटोज और n बराबर 6 कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। अब ये आपको क्लियर समझ में आया? अगर हाँ, क्या हुआ, यहां तक क्लियर समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं?
कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, सब बताएंगे, सब बताएंगे भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? N1 और 2 नहीं होता है एल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत कहां से होती है? 3 से होती है, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखना है, यहां पर एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल होता है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, जो एनर्जी देता है हमें, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। और इसका एग्जाम्पल होता है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? ग्लिसरल्डिहाइड होता है, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल तो यहां पर है, जिसको याद कराने के लिए आज की क्लास बनाई। कीटोहेक्सोज को हम फ्रक्टोज कहते हैं। कीटोहेक्सोज को हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। अच्छा, एल्डोहेक्सोज को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। एल्डोहेक्सोज को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज है और ये क्या है आपका? फ्रक्टोज है। एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। तो जब ग्लूकोज बोलेंगे तो एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? फ्रक्टोज में। हिंदी में क्या लिखे पुष्पा जी? ये नाम कीटोटेट्रोज का हिंदी कीटोटेट्रोज ही होगा। ट के ऊपर एक ही मात्रा, ओज जैसे लिखते हैं वैसे ही। इसमें हिंदी अंग्रेजी एक ही जैसा है, ठीक है, एक ही जैसा है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ, ये सब क्या है? ये सब भैया किस चीज में होता है? सोर्स की बात कर रहे हैं, सोर्स पढ़ाऊंगा। अभी सुनिए, यहां पे कार्बोहाइड्रेट आप देख लिए, हमने आपको क्या कहा? क्या हो गया भाई? हाँ बिल्कुल, क्लियर है। ठीक, ओके, चलिए आगे हो गया। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे बस इतना कहा, अब यहां से मामला आएगा। आखिरकार ग्लूकोज की बात मैं करूंगा, फ्रक्टोज की बात करूंगा। तो ग्लूकोज की बात करूंगा तो आप क्या कहेंगे? ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है। अच्छा, एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या हुआ? हिंदी वाले जो लोग परेशान है वो लोग ऐसे ही तो लिखेंगे यार, एल्डोहेक्सोज। तो वही हिंदी है, वही अंग्रेजी है, एल्डोहेक्सोज। अब यहां पर एक और बात बताइए ना, एल्डोहेक्सोज के बारे में मैं कह रहा हूं। हाँ, यहां पर बताइए, CnH2n, CnH2nOn है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे? अगर n बराबर 6 होगा तो क्या करेंगे? जैसे n बराबर अगर 3 लिखते, n बराबर 3, तो n बराबर 3 में क्या फार्मूला लिखते? C3H6O3। तो ये तो हो गया ग्लिसरल डिहाइड का फार्मूला, ग्लिसरल डिहाइड का। लेकिन अगर यही n बराबर हम 6 लिखते तो ये स्ट्रक्चर हो जाता C6H12O6। ये किसका हो जाता है स्ट्रक्चर? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज हो जाता और ये क्या हो जाता? ग्लिसरल डिहाइड हो जाता है ना। ओके, ओके, ये ग्लिसरल डिहाइड और ये क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लिसरल डिहाइड है और ये ग्लूकोज है। ओके, तो यहां पर ग्लूकोज की बात है, तो ग्लूकोज में क्या होता है? हेल्डोहेक्सोज होता है। अब यहां पर आपको आगे लेकर चलता हूं, समझिएगा। हाँ, ग्लूकोज जो है, आप जानते हैं कि ये जो मनुष्य का ईंधन जो है, मनुष्य के सेल का ईंधन, सेल का ईंधन किसे कहते हैं? कोशिका का ईंधन हिंदी में लिख रहे हैं। मनुष्य के शरीर का कोशिकीय ईंधन कौन कहलाता है? ग्लूकोज। ठीक ना, सेलुलर फ्यूल है ये, आपके कोशिकाओं का ईंधन के तौर पे जाना जाता है, सेलुलर फ्यूल के तौर पे जाना जाता है ग्लूकोज। और इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है, ठीक ना, एल्डिहाइड। ठीक है, अब आगे चलते, ऐसे ही फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं। अब फ्रक्टोज के बारे में जब हम बात करते हैं, फ्रक्टोज कह रहे हैं, हाँ फ्रक्टोज के बारे में,
तो फ्रक्टोज को हम कहते हैं फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर तो कहते ही है। फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज। अब यहां पर एक समस्या देखने को मिलेगी। फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अच्छा, यही ग्लूकोज का फार्मूला है और यही फ्रक्टोज का फार्मूला है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला यही है। अभी तो इसीलिए तो मैंने वही टॉपिक उठाया जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जोड़ते हुए बायोलॉजी में प्रवेश करे। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या हो जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट कह रहे, ये आपका फ्रक्टोज है। अब यहां से सीधा हम बायोलॉजी, प्योर बायोलॉजी में भी पहुंचेंगे। प्योर बायोलॉजी का मतलब जहां पे हम जैसे कोशिका से शुरुआत किए होते, तो हम लोग प्योर बायोलॉजी में पहुंचे। ठीक है, यहां पर हाँ, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। हाँ बिल्कुल। अब यहां पर देखो, अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए ना, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का देखो, अभी हमने कहा था ना पॉलीहाइड्रोक्साइड, ये OH जो है पॉलीहाइड्रोक्साइड ही तो है, बस तीसरे कार्बन पर OH उल्टा होता है, बाकी सब पर OH जो होता है दाहिने साइड में ही होता है। ठीक है, बाकी देख लीजिए, ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो कार्बन के नंबर ढूंढ रहे थे कि कितने बॉन्ड होते हैं, देखो ना, आओ बताते हैं कौन सा बॉन्ड क्या है। ये देखो, ये एल्डिहाइड समूह, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। क्या बताएं, आधा तो हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 कार्बन है ऐसे। आप, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ठीक है, कैसे बनाते हैं, तो CHO, यहां पर कितना H है, देखो यहां पर भी एक H, तो यहां पर देखिएगा CHOH कितनी बार है, तो CHOH की संख्या जो है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, नहीं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार है। और लास्ट में क्या है, CH2OH, ये भी ग्लूकोज का ही है, छोटा लिख दिया गया, और छोटा करोगे तो C6H12O6 हो गया। यही है ग्लूकोज, यही है ग्लूकोज की सना। इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जो लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और हमारे लिए। ठीक है, तो मैं सीधा बायोलॉजी पे पहुंच ही रहा हूं, उसको आने दीजिए। अब यहां पर क्या है, फ्रक्टोज को हम कहते हैं फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी बात कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर याद रखिएगा। हाँ, यहां पर सबसे बड़ी बात आती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, इनसे त्वरित ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा स्रोत है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, त्वरित ऊर्जा स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, त्वरित ऊर्जा स्रोत होते हैं, त्वरित ऊर्जा स्रोत है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होते हैं, ये तत्काल ऊर्जा देते, ठीक ना, जस्ट एनर्जी देंगे, तत्काल ऊर्जा देते, त्वरित ऊर्जा स्रोत होते हैं। अब दूसरी बात अगर हम कहें कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, कोई बताएगा, या हाँ, ग्लूकोज से ऊर्जा आसानी से प्राप्त होती है। तो देखिएगा, वसा से थोड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है और ग्लूकोज से बहुत ही आसानी से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए ये आपका मेन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
मेन ऊर्जा हम किससे प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज से। बिल्कुल क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर क्या है, जब शुरुआत में हमने आपके लिखा हुआ था, यहां पे क्या लिखा हुआ था? कार्बोहाइड्रेट, फैट और वसा के बारे में। तो यहां पर एक बात याद रखने वाला था। बात ये याद रखना था कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 कैलोरी प्रति ग्राम। अच्छा, दूसरी बात, प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रोटीन से भी इतनी प्राप्त होती है, 4 कैलोरी प्रति ग्राम। और लास्ट वाला जो है, तीसरा जो है, उसमें वसा का है। तो वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? फैट से। तो कोई बताएगा वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से 9 कैलोरी प्रति ग्राम। ये सवाल बनते हैं। तो वसा से, याद रहेगा, 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर 9 कैलोरी। तो यहां पर हम एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वसा से सबसे ज्यादा, हाँ, वसा के बारे में लिखते हैं कि जो वसा होता है ना, वसा, फैट, फैट के बारे में क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं वसा से ऊर्जा। वसा से ऊर्जा कैसी मिलती है? सबसे ज्यादा मिलती है। वसा से ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है। वसा से ऊर्जा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, परंतु कठिनाई से प्राप्त होती है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट से आसानी से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए ये ईंधन, हाँ, इसीलिए ये क्या बन गया? ये आपका सेल बन गया, जहां से ये फ्यूल सेल बन गया, कार्बोहाइड्रेट से आसानी से और जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आसानी से और जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, कोई डाउट तो नहीं? आसानी से और जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ठीक है, तो ये मामला आपका हो गया। ठीक है, हाँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, इसलिए कि अभी ये क्लास सेपरेट नहीं हुई है। आज इस क्लास को सेपरेट करा देंगे, अलग फोल्डर बन जाएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि बायोलॉजी चल रहा है कि फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर, हाँ, यहाँ के बाद ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सभी को भैया रामलला की, हाँ बिल्कुल, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पे बहुत सारी शुभकामनाएं।
ठीक है, चलिए। हाँ, फ्यूल को बिल्कुल आज अपलोड करता हूँ। आज अगर हमारे टेक्निकल टीम का भी कोई है नहीं, लेकिन जब भी आता है तो मैं करा देता हूँ। फ्यूल का देखिए, फ्यूल में ऐसे रहेगा, पूरा हिंदी का आपके पास है और उसी के नीचे इंग्लिश वाला भी मर्ज करके दोनों लगा देंगे, तो ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी रहेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। चलिए, जय हिंद सभी को, फिर मिलते हैं कल। थोड़ा मुस्कुरा दो यार, ऐसे उदास शांत शांत हो, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जब तक मुस्कुराओगे नहीं तब तक जाना उचित नहीं है। चलो, जय हिंद सभी को, थैंक यू।